Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 से। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे उसको कवर कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज, यानी कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का क्या क्या समाधान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ बात क्या हुई है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की। कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, और बाजार अर्थव्यवस्था को ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं, यानी कि मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी अर्थव्यवस्था है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, या इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या इसका दूसरा नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था होती है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो इन दोनों का मिला जुला रूप होते हैं। तो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था की। तो बाजार अर्थव्यवस्था होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वह अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को मार्केट फोर्स की स्वतंत्र अंतर क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो हमारी मार्केट फोर्स है, जिसको हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, यानी कि मांग और पूर्ति बोलते हैं, उसकी क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। यहाँ पर उत्पादक ये निर्णय लेते हैं, या उत्पादक स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करा जाना है। इन चीज़ों के लिए उत्पादक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, और यह निर्णय उत्पादन किस आधार पर लेगा, ऑब्वियसली वो कैसे लेगा, वो मांग और पूर्ति की शक्तियों पर इस चीज़ के लिए निर्भर करता है। और इसके अतिरिक्त वो किन चीज़ों की मांग, किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। कोई भी उत्पादक उन चीज़ों का उत्पादन करेगा ना जिसकी मांग ज़्यादा है और जिनकी सप्लाई कम है, ताकि वो उसकी अधिक कीमत ले सके। तो ऐसी वस्तुओं की उत्पादक अधिक कीमत ले सकेगा, और अधिक कीमत ले सकेगा तो उसे ऊंचे लाभ मिलेंगे। तो उत्पादक अपने साधनों का, आगतों का मतलब होता है साधनों का, तो उत्पादक अपने साधनों का प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनकी उत्पादन लागत है, वो कम से कम आए, और उत्पादन लागत कम से कम आएगी तो उनको लाभ अधिकतम मिल पाएंगे। तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है उस वर्ग के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी वो अधिक कीमत देने में समर्थ होंगे। यानी कि वो अपने कंज्यूमर को देखेंगे कि जो हमारे कंज्यूमर है वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है, तो वो उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे। अब उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे और इससे क्या होगा, वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब एग्जाम्पल दे रखे, यानी कि जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका और इंग्लैंड में पाई जाती है। तो अब बात करेंगे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की, या इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, ये वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका निर्धारण कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर गवर्नमेंट किसी सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, किसी अधिकारी को अपॉइंट करती है, वहाँ पर क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, या किस प्रकार से उत्पादन किया जाना है, ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो केंद्रीय अधिकारी लेता है। और वो ही यही निर्णय करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। यानी कि जब भी वो डिसीजन लेगा तो वो क्या ध्यान में रखेगा कि लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। तो बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं करना होता। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, जबकि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अधिकतम समाज का कल्याण करना। तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है उसको ये देखना होता है कि वो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जो सरकार के विचार में और समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं, और ऐसी उत्पादन तकनीक का प्रयोग करता है जो समाज के लिए भी उपयोगी हो।
जैसे अगर किसी देश में ज़्यादातर बेरोज़गारी की स्थिति है तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करेंगे, और वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेरोज़गारी को हमें कम करना है, और अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बेरोज़गारी को हम कम कर पाएंगे। तो समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ऐसी स्थिति में होगा जहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादकों को कोई लाभ ना भी मिल रहा हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है चाइना है, क्यूबा है। अब बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स दोनों का मिक्सचर। कुछ गुण हमारे बाजार अर्थव्यवस्था के हैं, कुछ गुण हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो बाजार शक्तियों की अंतर क्रियाओं पर तो छोड़ दिया जाता है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार अर्थव्यवस्था पर भी बाजार पर नियंत्रण बनाए रखती है ताकि उत्पादन पर, उपभोग और अन्य क्रियाओं को वो नियंत्रित कर सके। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाना है, ये सारे के सारे जो निर्णय हैं मार्केट फोर्सेस के साथ साथ सामाजिक कल्याण दोनों के ऊपर ही लिए जाते हैं, यानी कि दोनों को आधार माना जाता है। तो उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्णय लेते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर कुछ उत्पादक हैं, जैसे कि कपड़े का उत्पादक है या फिर इस्पात का उत्पादन करने वाले लोग हैं, वो अपने लाभ को अधिकतम करने का निर्णय ले सकते हैं, वो पूरे स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र हमारे गवर्नमेंट के अंडर में है, जैसे रेलवे है, तो रेलवे के ऊपर मोनोपोली है सरकार की, वो क्या कर सकती है, वो कम कीमतों पर भी रेल सेवाएं उपलब्ध कराती है। क्यों कराती है? ताकि समाज के जो निर्धन वर्ग हैं वो भी इन सेवाओं को प्राप्त कर सके। तो ये 3 अर्थव्यवस्थाएं थी जिसके अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको हम देख के चलते हैं कि किस तरह से इनका सोल्यूशन करना है। अब बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्या की। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। तो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, कौन कौन सी क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, इन सबको हम पीपीसी की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पीपीसी कर्व है क्या। नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि ऐसा वक्र जो उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को शो करता है, या फिर ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करता है, वही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माना जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र है जो दिए हुए साधनों और दी हुई तकनीक में 2 वस्तुओं के उत्पादनों के वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। मीन्स जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो 2 वस्तुओं के उत्पादन को, उसके अल्टरनेट को दिखाता है जब उत्पादन के साधन भी दिए होते हैं और उत्पादन की तकनीक भी दी हुई होती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है ना, वो 2 वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। मतलब कितना दिए हुए साधनों और दिए हुए तकनीक पर कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो इसीलिए क्योंकि ये उत्पादन की अधिकतम सीमा को बताता है, तो इसको हम उत्पादन संभावना सीमा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनदर नेम क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या बाउंड्री। इसी के साथ साथ इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल देते हैं, रूपांतरण रेखा। रूपांतरण मीन्स एक जगह से जब हम साधनों को हटाकर दूसरी जगह लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ के साधनों को हटाकर दूसरे पे लगाना पड़ता है ताकि हम दूसरे के उत्पादन को बढ़ा सकें। अब ये क्या होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, उत्पादन की जो रूपांतरण रेखा है, इस रेखा से हमें पता चलता है कि अगर वस्तु X के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दूसरे प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे पास साधन है वो ऑप्शन बी से हटाकर, Y से हटाकर X के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर हमें x के उत्पादन को बढ़ाना है तो कुछ साधन y में से हटाकर x पे लगा देंगे, यानी कि वस्तु y का वस्तु x के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रूपांतरण रेखा बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है, ये किसकी है, उत्पादन संभावना वक्र की है। इसमें भी वही बात बताई गई है कि दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए साधनों और तकनीक के द्वारा साधनों में पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन संभावना में दो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके विभिन्न संयोगों को दिखाया जाता है, जो भी साधन और जो भी तकनीक हमारे पास दिए हुए होते हैं उन सभी का हम यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कोई ना कोई अजम्पशंस हम लेके चलते हैं और ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली अजम्पशन या पहली मान्यता क्या है उत्पादन संभावना वक्र की, कि जो उत्पादन के साधन है वो स्थिर मात्रा में होते हैं। यानी कि हमारे पास जो उत्पादन के साधन है वो फिक्स है, उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो उत्पादन के साधनों की जो मात्रा होती है वो स्थिर होती है, परंतु जो सीमित मात्रा में होते हैं हम उन्हें एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 10 साधन हैं तो हम 5 साधन x और y पर लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 साधन x पर लगा दिए और 4 साधन y पर लगा दिए। मीन्स हमारे पास साधन तो स्थिर हैं, लेकिन उन साधनों को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। सेकंड मान्यता क्या है इसकी, उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग होता है, फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन है सभी साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं। तीसरी अजम्पशन है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, स्थिर तकनीक, यानी कि जो उत्पादन की तकनीक है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो स्थिर रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मान्यता क्या है कि दो वस्तुएं, यहाँ पर अध्ययन को सरल बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में हम केवल दो वस्तुओं के संयोगों को लेके चलते हैं। यानी कि दो वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं, जैसे गेहूं और कपड़ा हो सकते हैं, या एक पूंजीगत वस्तु हो सकती है, एक उपभोक्ता वस्तु हो सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि यहाँ पर देखो एक अनुसूची दे रखी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब शेड्यूल क्या होता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर डिफरेंट गुड्स दे रखी हैं, दो वस्तुएं दे रखी हैं और इन दो वस्तुओं की संभव संयोग दे रखे हैं, पॉसिबल जो इसके पॉसिबल प्रोडक्शन है वो दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर गेहूं है, अगर सारे के सारे साधन कपड़े के ऊपर कपड़ा बनाने में लगा दिए जाए तो हमारा प्रोडक्शन गेहूं का 0 होगा और कपड़ा की 12 गांठें, यहाँ पर टन और गांठें दे रखे हैं, यानी कि गेहूं को टन में मेजर करना है, कपड़े को गांठों में मेजर करना है। ऑप्शन बी हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हम साधनों को थोड़ा सा चेंज कर दें तो गेहूं के हम 2 टन गेहूं ले सकते हैं और 10 कपड़ा गांठें हमारे पास आ सकती हैं। या सी कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि गेहूं की 4 टन और कपड़ा की 6 गांठें हम यूज कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ये संयोग हमें क्या बताता है, इससे ये पता चलता है कि सारे के सारे साधन हमने गेहूं में लगा दिए हैं तो कपड़ा हमारा 0 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, ये उत्पादन संभावना जो तालिका है वो हमारे दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शा रही है, जबकि हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं। तो जब इस तालिका को हम कर्व में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इन संभावनाओं को जब हम एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका वक्र मिल जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए देख लीजिए, ये वक्र हमारा आ गया है। एक साइड OX ये नीचे है हमारा, इस पर हमने वीट ले लिया है, गेहूं जो कि टन में है, और OY एक्सिस के ऊपर हमने कपड़ा ले लिया है जो कि गांठों के रूप में है, बेल्स के रूप में है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सारे के सारे साधन अगर हम कपड़े में लगा देते थे तो हमारे पास 12 गांठें आ सकती थी, या फिर सारे के सारे साधन हम गेहूं पर लगा देते थे तो हमारे पास 6 टन गेहूं आ सकता था। या फिर हम कॉम्बिनेशन बी पर चलते थे तो वहाँ पर क्या था, गेहूं की तो 2 टन और जो हमारे क्लोथ्स हैं उस पे हम 10 बेल्स को ले सकते थे। ऑप्शन सी पर आते थे तो हमें क्या पता चलता था कि क्लोथ्स की तो हम 6 बेल्स और जो वीट है वो 4 टन हम उत्पादित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन A B C D, इसको अगर हम पेंसिल से ड्रॉ कर दें, कर्व बना दें
तो इसी को ही हम पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जो दी हुई साधनों और दी हुई टेक्नोलॉजी पर हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ई। अब ई जो बिंदु है हमारा उत्पादन संभावना वक्र से बाहर आ रहा है। देखो उत्पादन संभावना वक्र ये बन रहा है हमारा, लेकिन जो बिंदु ई है ये इसके ऊपर है। इसका मतलब ये अनअटेनेबल है, अप्राप्य संयोग है, ऐसा संयोग जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने साधन होने चाहिए ना, लेकिन एक अर्थव्यवस्था में इतने साधन है ही नहीं कि हमारा पीपीसी कर्व ई तक पहुंच सके। तो इसीलिए जो भी बिंदु पीपीसी के बाहर है उसको हम अनअटेनेबल बोलते हैं, अप्राप्य बोलते हैं, मींस इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। इसी तरह से ये बिंदु एफ आ जाता है। अब एफ बिंदु को क्या बोलते हैं? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। हो सकता है कि कुछ हमारे साधन बेरोजगार पड़े हुए, खाली पड़े हुए, उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो भी बिंदु हमारा पीपीसी कर्व के अंदर आता है उसको हम अकुशल संयोग बोलते हैं। तो कोई भी संयोग कुशल कब होगा या एफिशिएंट कब होगा? जब वो पीपीसी कर्व के ऊपर आता है। कोई अंदर आता है तो वो इनएफिशिएंट होगा, कोई बाहर आता है तो वो अनअटेनेबल होगा। तो इसमें सब यही दे रखा है, इसको आप रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। तो दो मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स। जो इसका स्लोप होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अभी हमने देखो यहाँ पर किया भी था, ये ऊपर से नीचे इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप या ढाल ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर होता है। इसका कारण क्या है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को हम इकट्ठा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि साधन तो हमारे पास सीमित हैं। तो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी एक को बढ़ाना है तो दूसरे में से साधनों को कम करना पड़ेगा। तो यदि एक वस्तु जैसे एक्स के उत्पादन को अधिक किया जाएगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा पीपीसी कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, उसका जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो बात करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र होता है वो कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब इस तरह से केव सी बनी हुई होती है, जो अभी हमने वक्र बनाया था सेम उसी तरह से। तो जो हमारा ये जो पीपीसी कर्व है ये मूल बिंदु की तरफ यानी कि ओरिजिन बिंदु जो हमारा ओ पॉइंट होता है उसकी तरफ कनकेव होता है। इसका कारण क्या है कि अगर एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है तो उसके लिए वाई वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त एडिशनल इकाई का हमें प्रोडक्शन करना है तो वाई को हमें पहले से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक्स वस्तु की प्रति इकाई का उत्पादन करने की जो अवसर लागत है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो वाई वस्तु के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो क्या कह सकते हैं कि इसमें बढ़ती अवसर लागत का नियम चलता है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारा पीपीसी कर्व है वो क्या होता है, कनकेव होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।